डिस्को क्लब जैसा माहौल बना था जहां चार दामाद अपनी सास को छेड़ रहे थे। सास ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। एक दामाद चश्मा लगाते हुए कहता है, ओए सासू माँ, ये लीजिए चश्मा लगा लीजिए, आपके इन कपड़ों पर बहुत खिलेगा। और मॉम, मेरी तरफ से आपको ये फेदर वाला स्टार, आप इसे पहनकर आप ठुमका लगाइए। अरे बच्चों, ये तुमने क्या कपड़े पहना दिए मुझे। अरे मुझे शर्म आ रही है। दामाद जी बस भी करिए। अरे सासू माँ, आप एकदम पटाखा लग रही हो। बोले तो हमारी बीवी से ज्यादा अच्छी लग रही हो आप। हाय दैया समीर बेटा, शर्म नहीं आती। मेरी बेटियों के लिए तुम ऐसे कह रहे हो। ओफो सासू माँ, तो क्या हुआ? फिर भी सबसे ज्यादा आप खूबसूरत हुई ना। शिव शिव शिव, तुम चारों दामाद तो बिल्कुल बिगड़ गए हो। मेरी बेटियों ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो खा जाएंगी तुम्हें जिंदा। ओ प्लीज सासू माँ, रंग में भंग मत डालिए, पर अब नाचना शुरू कीजिए। सुभद्रा के चारों दामाद डिस्को का माहौल बनाकर उसके साथ नाचते हैं। एक सिगरेट पीता है, दूसरा ड्रिंक करता है, तीसरा सास पर पैसे उड़ाता है, चौथा हुक्के से छल्ले बनाकर मजे करते हुए कहता है, ओहो ये हा, मजा आ रहा है छल्ले बनाने में। आप भी पीजिए, फ्लेवर वाला हुक्का है। कभी नहीं। ये बोलकर उसके दामाद उसे हुक्का पिलाते हैं। फिर ऋषभ अपनी सास के साथ कपल डांस करने लगता है। जोर शोर से नाच ही रहे थे कि उन चारों की बीवी दरवाजा खोलकर अंदर आती हैं। ये देखकर उनका दिल टूट जाता है। क्या सुभद्रा की चारों बिटिया उसे या अपने पतियों को माफ करेंगी, या हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएंगी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। सुभद्रा अपनी चारों बेटियों की शादी करने के बाद बड़ी खुशी से जीवन जी रही थी कि छुट्टी मनाने उसकी चारों बेटियों के साथ उसके दामाद भी घर में रहने आ जाते हैं। सुभद्रा अपनी बेटियों का खाना बना कर लाती है और कहती है, शिवानी, स्वाति, पारुल, मेघा बेटा आ जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट मैगी पास्ता बना दिया है। आ रहे हैं माँ। चारों अपनी माँ के पास जाकर हाथ में पास्ता का बाउल लिए फोटो खींचते हुए कहती हैं, आज हमारी मम्मी ने मैगी पास्ता बनाया है हमारे लिए। दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि शादी के बाद हम चारों कुछ समय के लिए माँ के पास हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। माँ, आप भी हमारे साथ पास्ता खाओ। अरे अरे रुको, तुम तीनों क्या करने जा रही हो? 7 बज गए, हम सबके पति आते ही होंगे ना, हम सब साथ बैठकर मैगी पास्ता एंजॉय करें। तभी सुभद्रा के चारों दामाद दरवाजे पर खटखटा कर कहते हैं, अरे सासू मॉम, आप हमारे बारे में ऐसी क्या बातें कर रही हैं? लगता है सासू माँ हमें ही याद कर रही थी। ओहो, मेरे चारों दामाद जी की तो आयु लंबी है। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी शिवानी का पति समीर कहता है, वैसे मैं बहुत खुश हूँ, सासू माँ के साथ रहने का सुनहरा मौका जो मिल रहा है। अरे समीर भाई, हम भी हैं, क्यों ना रंग जमाने के लिए हम सासू माँ के साथ ताश के पत्ते खेलें? क्यों, आप चारों बहनें भी क्या कहती हैं? अरे हाँ, मजा आएगा, आज माँ के साथ खेलेंगे। ये हुई ना बात। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ये सब पत्ते वत्ते खेलना नहीं आता और ये जुआ होता है। अरे माँ, वैसा नहीं होता। तभी पूरा परिवार बैठकर एक साथ कार्ड खेलता है। खेलते खेलते 11 बज जाते हैं और उबासी लेते हुए चारों बहनें सोने चली जाती हैं, मगर दामाद खेलते रहते हैं। कुछ देर बाद सुभद्रा की नींद खुलती है और वह देखती हैं इसके चारों दामाद चखना और शराब लिए कार्ड खेल रहे हैं। अरे ये क्या दामाद जी, आप सब अभी तक ये ताश के पत्ते खेल रहे हैं, और ये बदबू क्या जी, आप सब लोग नशा कर रहे हैं। ची 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 ची। ओफो सासू मॉम, आपने हमें देख लिया। प्लीज अपनी लड़कियों को मत बताना, वरना बोलेंगी। वो खुशी के मारे हम सब साथ है ना, इसलिए थोड़ा सा लगा लिया। ठीक है, करिए। सासू माँ, आप कहाँ चल दी, हमारे साथ बैठिए ना, साथ बैठिए ना। चारों दामाद ऋषभ, साहिल, समीर, टोनी ये कहकर अपनी सास को अपने पास ही बिठा लेते हैं। उससे शराब की महक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तभी जबरदस्ती टोनी कहता है, सासू माँ, ये लीजिए, एक पैग आप भी लगा लीजिए। अरे दामाद जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो आप चारों झूठ बोलकर नशा कर रहे हैं, अब कम से कम मुझे बख्श दीजिए। अरे मॉम, एक लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। हद होती है, लगता है आप चारों दामाद जी बिगड़ गए हैं बिल्कुल। ऐसा कहते हुए वो सोने चली जाती है। अगले दिन खाना खाते हुए उसका एक दामाद अपनी सास के पैर पर पैर रखकर आंख मारता है। सासू मॉम, क्या आप हमारे साथ शॉपिंग करने चल रही हैं? बताइए,
अरे आपके आज हम चारों दामाद आपको जी भर के शॉपिंग करेंगे। पारुल वैसे भी अपने अपने बीवी को करवाते रहते हैं, आज आपका मौका है। हरी सब्जी ले जाइए, माँ को वैसे भी मैं घर में बोर ही होती रहती हूँ। मेरे दामाद कैसे चिचोरा पंती कर रहे हैं। नहीं पारुल बेटा, मुझे नहीं जाना। अरे जाओ जाओ माँ, वैसे भी इन चारों का पैसे लुटाने का कभी कभी मन करता है। तो डन, हम चारों दामाद सासू माँ को शॉपिंग पर ले जाएंगे। सुभद्रा को जाने में अटपटा लगता है, पर सभी के इंसिस्ट करने पर वह दामाद के साथ शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं, जहां वह सुभद्रा को अपनी पसंद की साड़ी नहीं वेस्टर्न कपड़े दिलाते हैं। अरे सासू मोम, जरा ये गाउन ट्राई करके आइए, बिल्कुल मस्त लगोगी। दामाद जी आपको क्या हो गया है? आप चारों इतने बिगड़े हुए मिजाज के क्यों लग रहे हैं? मैं ये कपड़े पहनने लायक भी नहीं हूँ। अरे सासू मोम, आप बहुत अच्छी हो। सच बोले तो अपनी बेटियों से भी ज्यादा यंग हो अभी तक। पता है आप चारों ने लाज शर्म बेच खाई है। आप यही समझ लीजिए। और हाँ, साड़ी भी ली है आपके लिए, उन चारों को मत बताना। अरे साहिल भाई, बहुत भूख लगी है, चिकन टंगड़ी खाने चलते हैं। ये कहकर चारों एक होटल में जाकर चिकन ही चिकन ऑर्डर करते हैं और अपनी सास को खाते हुए कहते हैं, अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। जो मजा वेज में नहीं है वो इस चिकन बिरयानी में है और कबाब में है। अरे सासू मॉम, आप ऐसे नाक बंद करके क्यों बैठी हैं? लीजिए लीजिए, खाइए, कुछ नहीं होता, घिन विन मत कीजिए। ये बोलकर अपनी सास को नॉनवेज खिला देता है और वह उगल कर कहती है, हद हो गई है, आप चारों के चारों बिल्कुल बिगड़े हुए बदतमीज हैं। अरे मैं कितना आदर्श और संस्कारी समझती थी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और टोनी, आप शर्म नहीं आती सास के पाँव पर पाँव रखते हुए? वो सासू माँ गलती से टच हो गया था। और आंख भी गलती से मारी थी क्या? गुस्से में सुभद्रा घर चली जाती है, जहाँ पीछे पीछे दामाद भी आ जाते हैं। वहाँ चारों की बीवियां नहीं थी, तो ऋषभ कहता है, ओए होए, बल्ले बल्ले, हमारी बीवियां तो बाहर अभी अभी गई हैं मार्केट में, तो हम मजे कर सकते हैं। अब खूब हुक्का पीकर नाचेंगे। तो सासू माँ, आप रेडी होकर आइए, जो हमने आपको ड्रेस दिलाई है। मैं सब कुछ नहीं करूँगी। सासू माँ, फिर भी हम आपकी बात आपकी बेटियों को बता देंगे कि आपने मेरे साथ नॉनवेज खाया, और वो विश्वास भी कर लेंगी। साहिल इमोशनल ब्लैकमेल करके सुभद्रा को वेस्टर्न कपड़े पहनने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद वो खूब पार्टी का माहौल बनाकर अपनी सास को चश्मा और फेदर का गले में स्टॉल डालकर उसे भी जबरदस्ती नचवाते हैं, हुक्का पिलाते हैं। बस कीजिए दामाद जी, बहुत हो गया। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, आप चारों की बिल्कुल भी नहीं है। ओह कम ऑन सासू माँ, डांस कीजिए। ऋषभ सास का हाथ पकड़कर डांस कर ही रहा था कि उनकी चारों बेटियां आकर ये सब देख लेती हैं। माँ, ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं और हमारे पतियों के साथ ऐसा नाच? शर्म आ रही है मुझे तो। हाँ माँ, क्या है? और साहिल आप? छी! शिवानी, मेघा, पारुल, स्वाति बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मुझसे जबरदस्ती दामाद जी ने करवाया। क्यों? सुभद्रा उनके चारों पतियों की छिछोरी बिगड़ी हुई हरकतें उन्हें सुनाती है, जिसके बाद चारों अपने पति के चाटा मार कर कहती हैं, ऋषभ, आप भी इतना गिर जाएंगे, मुझे लगा नहीं था। और टोनी, आप भी? छी! सारी हदें पार हो गई। हमारी मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया आपने? अरे उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेते। हमारे पति इतना गिर जाएंगे पता नहीं था, इसलिए हम चारों आपको डाइवोर्स देंगे अब। ये सुनते ही चारों अपनी बीवियों और सास के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। प्लीज हम चारों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। सासू माँ, पारुल, प्लीज। सासू माँ, सच में हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज सासू माँ। पारुल, मेघा, शिवानी, इन चारों को अपने किए का पछतावा हो गया है। उनका तलाक मत लो, माफ कर दो। अपनी माँ की बात सुनते हुए चारों बेटी उन्हें माफ करके उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। बाबूजी, हम पांचों बहनें अभी ब्याह नहीं करना चाहती, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। हाँ बाबूजी, पहले हम बहनों को कुछ बन जाने दीजिए। एक दफा बेटियों के जीवन में बहू की बेड़ियां पड़ने के बाद वो बेटियां जीवन भर बेबस बहू बनकर ससुराल का शासन सहती हैं। लेकिन अगर हम शिक्षित होकर ससुराल जाएंगे तो हमको किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अरे बंद करो तुम पांचों बहनें ये दकियानूसी दलील देना। सैकड़ों रिश्ते आते हैं और तुम्हारा काला रंग रूप से देखकर ही रफा दफा हो जाते हैं। अरे ऐसे सुनहरे रिश्ते दिया लेकर भी खोजने से नहीं मिलते। गनीमत है कि तुम पांचों काली कमली बहनों की काया से वाकिफ होकर भी कुंती बहन ने दहेज के दाम में एक पैसा नहीं मांगा। ये उनका बड़प्पन है। अपने ये पढ़ने लिखने का शौक शादी के बाद ससुराल में ही पूरा करना। बाबूजी, जब आप बाप होकर
हम बहनों के सपने को हमारे सामने रंग के चलते रौंद रहे हैं, तो सास बहू के सपने क्या ही साकार करेगी। बाबूजी, आज आप दहेज का बचता दाम देख रहे हैं, मगर शादी के बाद जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो उस बेचारी को अबला बनकर सास और पति दोनों का ताना बाना सुनना पड़ता है। सोचिए कैसा लगेगा जब हम पांचों के सावले स्वरूप के कारण हमारे सामने आपकी नाम धराई होती है, तो हम बहनों का कलेजा कितना कचोटेगा। तुम पांचों काली कमली बहनों के खाली खोपड़ी में भूसा भर गया है। तुम चाहे भरसक कोशिश करके देख लो, अगर तुम मेरी बिटिया हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये ब्याह हर हालत में होकर रहेगा। कहते हैं ना, इंसान अपनों से ही हारता है। बुलंद सोच रखने वाली बहनें पिता की मर्जी के आगे अपना सिर झुका देती हैं और पांचों का ब्याह कुंती के बेटों से हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है 5 बहू के ससुराल का सफर। शिखा, सावरी, कविता, काजल, कल्की अपने सुनहरे दाहिने कदम से कलश उड़ेल कर गृह प्रवेश करो। ये सुनकर कुंती का बड़ा बेटा सुनील 5 बहुओं की हंसी उड़ाते हुए कहता है, माँ, शायद आपके शब्द स्वर में कमी रह गई। सुनहरे कदम नहीं, सांवले कदम कहो। आखिरकार 5 बहनें एक ही थाली की चट्टे बट्टी हैं। बोलो तो ब्लैक ब्यूटी। सुनील के बोल बाण बनकर 5 बहुओं के मन को बुरी तौर से तार बघार कर देते हैं। तभी कुंती बात संभालते हुए कहती है, अरे चुप कर मेरे बैल बुद्धि बेटे, भूल मत इन्हीं 5 में से एक तेरी बीवी है। बस करो, आपकी बात मानकर हम 5 भाइयों ने भले ब्याह का बलिदान दे दिया, मगर इन ब्लैक ब्यूटी बहनों को कभी हमारी बीवियों का दर्जा नसीब नहीं होगा। ये कहकर 5 भाई गुस्से से पांव पटकते हुए अपने कमरों का रुख कर लेते हैं और कुंती हिचकिचाते हुए कहती है, बहू, इनकी बातों पर गौर मत करना। मेरे बेटे बस बाहर से नारियल की तरह सख्त हैं, मगर अंदर से उतने ही नरम हैं। शादी ब्याह की भाग दौड़ी में तुम 5 बहुएं थक गई होगी। जाओ, जाकर आराम कर लो। 5 बहुएं अपने अपने कमरे की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जहां कल्की का पति अनिल कहता है, अरे ओ मेरी ब्लैक ब्यूटी बीवी, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर बैठने की? कान खोल कर सुन ले, तेरी जगह मेरे बेडरूम में नहीं उस बाथरूम में है। ये बोरिया बिस्तर उठा और बाथरूम का रास्ता नाप। ये बुरा बर्ताव महज एक बहू के संग न था, बल्कि बाकियों का भी यही हश्र था। गुजरते समय के साथ 5 की शादियों को 1 सप्ताह पार हो गया और एक सांझ। बहू, मैं शादी के बाद से देख रही हूँ कि तुम 5 बड़ी गुमसुम सी रहती हो। अगर कोई बात है तो तुम अपनी सास से साझा कर सकती हो। 5 बहुएं एक दूसरे को एकटक निहारते हुए कहती हैं, नहीं तो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो तुम हिचकती नहीं। जानती हो, तुम 5 की सांवली सूरत देखकर मैंने तुमको इसलिए अपनी बहू बनाया क्योंकि तुम बिन माँ की बिटिया थी। मगर मेरी बदकिस्मती है कि मेरी सांवली बहुएं अपनी सास को माँ नहीं मानती। कुंती के शब्द सुनकर 5 बहुओं की आंखों से बेबसी की बदरी बरस पड़ती है। माँ जी, शादी के शुरुआत से निस्दिन हम 5 बहुओं के पति हमारी बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे काले चेहरे से उन्हें कुड़न होती है। माँ जी, इसलिए हम बहुएं इतनी जल्दी ब्याह नहीं कर रही थी। हम खूब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, ताकि भावी भविष्य में हमको अपने पति के पैसे पर आश्रित न होना पड़े। शायद हमारा सांवला रंग रूप हम बहुओं के बेहतर जीवन के लिए श्राप बन गया है। ये सब सुनकर कुंती कहती है, बहू, मैं जानती हूँ कि मेरे बेअकल बेटे तुम्हारे संग इतना बुरा बर्ताव करते हैं, मगर तुम्हारी सास के लिए सीरत के आगे सूरत का कोई मोल नहीं। तुम्हारे सांवले रंग के श्राप को शिक्षा के औजार से तोड़ा जा सकता है। सालों पहले मैं भी बहू बनकर शिक्षा का अरमान लिए ससुराल आई थी, मगर सास के सताव से मेरा सपना कांच की तरह बिखर गया। मगर उस दौर में जो मेरे संग हुआ, तुम्हारी सास वो तुम्हारे संग नहीं दोहराएगी। तुम 5 अपने आगे की पढ़ाई जारी करो। जब तुम काबिलियत और कामयाबी के शिखर पर खड़ी होगी तो शायद तुम्हारे पति को तुम्हारी कदर समझ आए। सासू माँ, हम बहुएं बकायदा अब तक यही सोचती थी कि सास माँ नहीं बन सकती, मगर ये हम बहुओं का सुनहरा सौभाग्य है जो सास के स्वरूप में हमें आप मिली। 5 बहुएं अगले ही दिन आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लेती हैं। समय गुजरता है। एक सुबह कुंती उनसे कहती है, बहू, तुम 5 को छुपते छुपाते कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अरे तुम कोई चोरी थोड़ी ही कर रही हो। मगर माँ जी, हमारे पतियों को हमारे पढ़ने की बात पता चल गई तो? तुम 5 को मेरे सपूतों के विषय में सोचने विचारने
या उनसे सहम कर रहने की जरूरत नहीं। कुंती की सूझबूझ की बातें उसकी पांचों सावली बहुओं के भीतर घर कर जाती है। सप्ताह भर के भीतर ही उनके पतियों को इस बात की भनक लग जाती है। माँ, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप अपनी काली बहुओं को घर की बागडोर संभालने के बजाय उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रही हैं? आपकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? क्यों इनकी काली सूरत से समाज को खबर फैलाकर अपने बेटों को रुसवा कर रही हो? हाँ माँ, इससे क्या बदल जाएगा? सास के सहयोग से पांचों बहुएं बुलंद हौसले का याव थामे बिना थके पढ़ती जाती हैं। दिन महीनों के मंजर में गुजरने के साथ पांचों बहुओं का सपना साकार हो जाता है। वो अपने पिता और पति को एक साथ इकट्ठा करती हैं। अरे ऐसी कौन सी खास खबर थी जो तुम पांचों ने अपने बाबूजी को यहाँ बुलाया? अब एक दूसरे की काली काया ही निहारती रहोगी या कहोगी कुछ? मगर इससे बिगड़ भी क्या जाएगा बेटा। हाँ बहू, अब और धीरज नहीं धरा जाता। अपने चेहरे की चमक का कारण बताओ। माँ जी, ये चमक उस सपने के साकार होने की है जिसे हम सालों से देख रहे थे। माँ जी, मैं और सांवरी शिक्षक के पद पर बैठ गई। माँ जी, आज मैं उच्चतम न्यायालय की वकील बन गई। माँ जी, जिस स्कूल में कविता और सांवरी शिक्षक हैं, मुझे उसी स्कूल में प्रिंसिपल का पद प्राप्त हुआ है। माँ जी, मैंने भी पुलिस का पद हासिल किया है। जुग जुग जियो मेरी बहू, आज तुमने अपनी सास का सीना गर्वित कर दिया। माँ जी, हम बहुए आज इस बुलंदी के शिखर पर केवल आपकी बदौलत हैं। माँ जी, हमारा नसीब तो बाबूजी के फैसले के साथ ही नष्ट हो गया था, मगर आपने न सिर्फ समाज वरन हमारी खातिर अपने खून से भीड़ गई आप। माँ जी, जहाँ ससुराल की सीमा बहुओं के लिए बेड़ियां बन जाती है, आज हमारे आस को हमारी सास ने साकार किया। ये हम काली बहुओं का नसीब है। बस बहू, खुशियाँ तुम्हारी आंखों के बदरी से बनकर बरस रही है। सावरी, अपने बेबाक पति को माफ कर दो। जहाँ हमें तुम्हारे इस सूखड़े सफर में साथ रहना था, हम तुम्हारे विरोध में खड़े थे। मेरी हूँ बुरी सीख से मेरे भाई भी अपनी बीवी से संग बुरा सलूक करते थे, मगर आज हम सभी गर्व से कह सकते हैं कि तुम हमारी बीवी हो। बेटी, अपने बाप को माफ कर दो। मैंने काले रंग के लिए तुम पांचों को कोसा, मगर आज तुम्हारी अहमियत समझ आ चुकी है। तो देखा आपने कैसे एक सास बतौर अपनी 5 सावली बहुओं की हिम्मत बनकर उनके सपने को साकार करके उनके नष्ट हुए नसीब को संवारने में सहयोग करती है। आज भी न जाने कितनी बेटियों का ब्याह उनके सुनहरे जीवन के बीच बेड़ियां बनी बैठी हैं, जिसका श्रेय समाज के बड़े तबके को जाता है। एक व्यक्ति की नजर और नजरिए के बदलाव से कई बेबस बहुओं का सूखड़ा जीवन सुनहरा हो सकता है। रात के समय जमुना और प्रवीण एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुनहरे मिर्च के खेत पर पड़ती है। ए जी, देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सोने के मिर्च का खेत है। अरे हाँ जमुना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्यों नहीं, यहाँ से कुछ मिर्च चुराकर हम धनवान हो जाते हैं। हाँ, चलो। वैसे भी मुझे इस खेत में कोई नहीं दिखाई दे रहा। दोनों पति पत्नी उस सोने की मिर्च को तोड़कर अपने घर ले आते हैं और तिजोरी में रखकर कहते हैं, जमुना, जैसे ही कल सुबह होगी हम इसे सुनार पर बेचकर घर का सामान ले आएंगे। और मुझे बदले में सोने के कंगन दिला देना। ये कहते ही दोनों सो जाते हैं। रात के 3 बजे 2 चुड़ैल आती हैं और उनके कमरे की लाइट जलाने बुझाने के बाद उस बल्ब को ही फोड़ देती हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ये अचानक से बल्ब कैसे फूट गया? अजी, क्या है? आप क्या शोर मचा रहे हो? ठीक से सो जाओ ना। अरे जमुना, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम दोनों ने मेरे सुनहरे खेत की जो सोने की मिर्ची चुराई है, उन्हें वापस दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कौन? जमुना, जमुना, जमुना उठो, घर में चुड़ैल आई है। तो क्या इनका आदर सत्कार करके कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं क्या? सो जाओ चुपचाप। तुम्हारी मौत बनकर आए हैं, सोने की मिर्ची दो। अरे भगवान, उठ जाओ, वरना हम सदा के लिए इस धरती से उठ जाएंगे। ऐसा कहकर प्रवीण उसे जगा देता है और उठते ही जमुना की 2 चुड़ैलों को देखकर चीख निकल जाती है। चुड़ैल, अरे राम, तुम्हारी भी हालत पतली हो गई ना। ये सोने की मिर्च मांग रहे हैं। अरे दे दो, दे दो। आखिरी बार बोल रहे हैं हम दोनों, हमें हमारी सोने की मिर्च वापस कर दो, वरना खुद से मिर्च लेकर तुम्हारी जान भी लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो मिर्च वापस कर रही हूँ, कुछ मत करना। ये कहकर अपनी तिजोरी में से मिर्च निकालकर दे देती है।
फिर चुड़ैल कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने वापस कर दी, वरना जान चली जाती। माँ, हम ऐसे ही जा रहे हैं, इन्होंने हमें परेशान किया था, थोड़ा सा हमें भी परेशान करना चाहिए ना, क्यों ना इन्हें भी मिर्ची बनाकर अपने साथ ले चले। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया। ये कहते ही चुड़ैल माँ बेटी दोनों को मिर्च बनाकर वापस अपने खेत में लगा देती है और कहती है, अब से जो कोई भी हमारे खेत की तरफ नजर उठाएगा, उन्हें हम मिर्च बनाकर इसी खेत में मिर्च बनाकर अपने सोने की मिर्च के खेत की ओर शोभा बढ़ाएंगे। हाँ माँ। सवाल ये उठता है कि आखिर इन चुड़ैल माँ बेटी के पास सोने के मिर्च का खेत कैसे और क्यों है, और क्यों दोनों ने उन पति पत्नी से अपने सोने के मिर्च को मांगा। आखिर इस सोने के मिर्च के खेत का क्या राज है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद उस खेत के पास से मोहन गाना गाते हुए जा रहा था। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे मिर्च का खेत, ये तो बहुत चमक रहा है, जरा पास जाता हूँ। ये कहते ही वो मिर्च के खेत में जाता है, जिन्हें पास से देखने पर उसे सोने की मिर्चियों का एहसास होता है और तोड़कर चलने जैसे ही लगता है, तभी चुड़ैल माँ उसके सामने आकर कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे खेत की मिर्चियों को तोड़ने की, चल वापस कर। नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम कौन हो? ये पागल से अंकल, मेरी मम्मी की बात मानकर मिर्ची वापस कर दे, वरना तेरा तबला बजा दूंगी मैं। नहीं दूंगा, ये मेरी है अब। जा बेटा, तबला बजा। माँ की बात सुनते ही वो चुड़ैल बच्ची उस मोहन के कंधे पर बैठकर उसे सिर का तबला बजा देती है, जिसके बाद वो कहता है, अरे 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 राम राम, अरे छोड़ दो चुड़ैल जी, मैं तुम्हारी मिर्ची तुम्हें वापस करता हूँ। अरे खोपड़ी का सच में तबला बजा दिया तुमने। बिल्कुल, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे माँ, मजा आ गया मुझे। माँ बेटी उससे अपनी सोने की मिर्च लेकर मोहन को भी सोने की मिर्च बनाकर अपने खेत में लगा देती है, और जो कोई भी खेत की ओर आता उसके साथ भी वही किया करती थी। गांव के लोग परेशान होने लगे कि उनके बेटे और पति कहाँ गायब हो गए। सरपंच जी, हमें रात में गांव में पहरा देना चाहिए, क्या पता कुछ पता चल जाए। हरिया कभी लौटे नहीं अभी तक, और 15 दिन पहले एक पति पत्नी भी गायब हुए हैं। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर सरपंच रात में अपने आदमियों से पहरा देने के लिए कहता है। तभी उसके आदमी की नजर एक औरत पर पड़ती है जो सोने की मिर्च तोड़ रही थी। वो उससे पहले कुछ पूछने जाता, इतने में 2 चुड़ैल उसे मिर्च बनाकर अपने खेत में लगा देती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे इसका मतलब ये चुड़ैल ही लोगों को गायब करके उन्हें अपने खेत में मिर्ची बना कर रख रही है, वो भी सोने की। अरे मुझे सरपंच को बताना होगा। शिवा फटाफट अपने सरपंच को जाकर बता देता है। अगले दिन सरपंच गांव के आदमी को लेकर मशाल लिए उस सोने की मिर्च के खेत की ओर जाता है। देखो, हम जानते हैं इन सोने की मिर्च के खेत में तुम 2 चुड़ैल यहाँ रहती हो। मैं कहता हूँ सामने आओ, वरना हम तुम्हारे खेत को जला देंगे। हाँ हाँ, सामने आओ, वरना खेत जला दिया जाएगा। नहीं नहीं, हमारे खेत को मत जलाना। तुम दोनों चुड़ैलों ने इस खेत पर कब्जा क्यों किया है, और तुमने हमारे लोगों को मिर्च बनाकर कैद क्यों किया है? छोड़ दो उन सबको, वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। नहीं माँ, इन गांव वालों को मत छोड़ना, ये सब गंदे लोग हैं, इनकी गंदी नजर हमारी सोने की मिर्च पर ही होती है। ठीक है, तो खेत जला रहा हूँ, लाओ मशाल दो मुझे। नहीं नहीं, मैं सबको बताती हूँ। दरअसल 2 महीने पहले इसी खेत के आगे हमारा घर हुआ करता था। हम माँ बेटी बड़े प्यार से रहती थी, और हमारा पूर्वजों का खेत और मेरे पति की आखिरी निशानी है ये मिर्च का खेत, जिन मिर्चियों को बेचकर हम अपना खर्चा चलाया करते थे। हमारे मिर्च का खेत बहुत बड़ा है, वह बहुत उपजाऊ थी, जिसे देखकर आए दिन हमारे घर पर जमींदार आया करते थे। अरे राजू, कब तक इस मिर्च की खेती पर तुम जरूरत की चीजें करोगे? अरे ये बहुत उपजाऊ खेती से हमें दे दो, हम यहाँ अनेक तरह के पेड़ों को उगाएंगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। ये मिर्च की खेती हमारे जीवन का आधार है, इसी से हमारा घर चलता है। देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा,
तुम माँ बेटी आराम से सुखी जीवन जी लोगी, अपनी बेटी को स्कूल भी भेजोगी। आपसे मैंने कह दिया ना, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप जा सकते हैं। रज्जो, मुझे मना करके तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। काफी बार तुमने यहाँ से मुझे खाली हाथ भेजा है, इसका बदला जरूर लूंगा मैं तुमसे। ये कहकर जमींदार चला जाता है और रात को सोते समय दोनों माँ बेटी को जमींदार मारकर उन्हें खेत में छुपा देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर अपने खेत में ही रहती है। इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है, इसका बदला लेकर ही रहूंगी। इन्हें सोने की मिर्च बनाकर रहूंगी। हाँ माँ। उसी रात चुड़ैल माँ बेटी जमींदार को मारकर मिर्च बनाकर अपने सोने की मिर्ची खेत में लगा देती है। जितने भी लोगों ने हमारे मिर्च के खेत पर नजर रखी, उन सबको मैंने मिर्च बनाकर से खेत में रख दिया। अरे तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इस तरह आम जनता को परेशान करके तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुमसे सहमति से कहता हूँ, इन लोगों को छोड़ दो और मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। कब तक यहाँ भटकती रहोगी? हम नहीं चाहते कि इस खेत को जलाकर तुम्हारा अपमान करें। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अपने सोने का खेत गरीब और ईमानदार लोगों के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यदि इसके अलावा कोई चोर या लालची आदमी आने की कोशिश भी करेगा तो वह चाहकर भी नहीं आ पाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो माँ, यहाँ से चलते हैं। ये कहते ही दोनों माँ बेटी गरीबों का भला करके सोने की मिर्ची खेत को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती।